हेलो दोस्तों, बीएका क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के भारतीय संसद से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा से मिलकर होता है। 2, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग है। 3, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ऑप्शन डी सही होगा, तीनों। अनुच्छेद 79 के अनुसार कहा गया संसद के 3 अंग हैं। कहा है संसद के 3 अंग हैं। 3 अंग: राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा एवं लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। 2, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। 3, धन विधेयक को संशोधित करने अधिकृत करने का अधिकार केवल राज्यसभा को है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। चलिए उपरोक्त में से कथन सही कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए 1 और 2। 3 क्यों गलत है देख लीजिए। धन विधेयक को खारिज या संशोधित करने की शक्ति केवल लोकसभा को है। धन विधेयक को संशोधित करने या स्वीकार करने की शक्ति केवल लोकसभा को, राज्यसभा को नहीं है। लोकसभा। लाभ का पद के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। लाभ का पद शब्द को भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। दूसरा, संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर अयोग्यता से छूट देता है। उपयुक्त कथन में सही कौन है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन 2 सही है। लाभ का पद संविधान में उल्लेख नहीं, परिभाषित नहीं है। नहीं है, लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं या अदालतों और कानून, संसदीय कानून द्वारा तय होता है। यह सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता रहे या संसद के द्वारा तय होता है। इसलिए संसद निर्वाह अधिनियम 1959 के पदों आधार अयोग्यता में छूट देता है। ये सही है। चलिए लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? पहला ऑप्शन ए, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ऑप्शन बी, वह अपने पद की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। ऑप्शन सी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। ऑप्शन डी, लोकसभा भंग होने पर उसका पद तुरंत समाप्त हो जाता है।
ऑप्शन सी सही। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद की संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रावधान केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयकों पर लागू होता है। दूसरा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तीसरा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में कि कहा गया अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या उपसभापति, सभापति कभी नहीं करता, राज्यसभा का सभापति नहीं करता। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। 2, धन विधेयक केवल राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 3, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। उपरोक्त कथन में कौन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी सही होगा, तीनों सही है। देख लेते हैं। अनुच्छेद 110 और 109 के तहत धन विधेयक के लिए पूर्णतः सत्य है। चलिए, संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह केवल संसद सदस्यों को प्राप्त है। बी, मंत्रियों या महान्यायवादी को नहीं। सी, संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है। 3, संसद सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों की गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। उपरोक्त कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1 और 2, 3 सही है। चलिए बताइए। ऑप्शन बी केवल 2, 3 सही है। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में स्पष्ट है, सही है। मंत्रियों और महान्यायाधीशों को भी प्राप्त है जो सदनों में बोलते हैं। मंत्री और न्यायवादियों को प्राप्त है, नहीं होगा, दोनों को प्राप्त है, सही है। अब संसद सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन खत्म होने के बाद दीवानी मामलों में सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। चलिए, सही है। संसद में सत्रावसान और विघटन के प्रभावों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, सत्रावसान से संसद में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी, लोकसभा के विघटन पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी, राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ विघटन पर समाप्त हो जाता। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक के लिए अधिसूचित विधेयक विघटन पर समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। लोकसभा के विघटन पर लोकसभा में
लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। कटौती प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नीतिगत कटौती, बजट की राशि को घटाकर एक कर देना। 2, मितव्ययिता कटौती, बजट की राशि में से एक निश्चित राशि कम कर देना। 3, सांकेतिक कटौती, बजट की राशि में 100 रुपए की कमी करना। उपरोक्त कथनों में कौन से सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए ऑप्शन डी तीनों सही है। लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, इसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, यह नियमों में वर्णित है। ऑप्शन बी, इसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, यह प्रस्ताव केवल संपूर्ण मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं। ऑप्शन डी, इसे राज्यसभा भी प्रस्तुत किया जा सकता है यदि 50 सदस्य इसका समर्थन करें। सही नहीं है बताना। ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि पूछा सही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, अविश्वास केवल लोकसभा में, सभा में प्रस्तुत होता है, न कि राज्यसभा में। चलिए, संसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्षी दल से चुना जाता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। उपयुक्त कथन में कौन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी तीनों सही है। संसदीय समितियां के संदर्भ में प्राक्कलन समिति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इनमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी केवल लोकसभा से होते हैं। ऑप्शन बी, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन सी, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल होता है। ऑप्शन डी, इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। चलिए बताइए, ऑप्शन डी यहाँ लिख देते हैं, इस दिख रहा होगा, इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ये ऑप्शन डी है। चलिए बताइए कौन सही है? ऑप्शन है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। चलिए, संसद में शून्यकाल के संदर्भ में लिखित कथनों पे कौन सही है? ऑप्शन ए, यह प्रक्रिया संविधान में लिखित रूप से उल्लेखित है। ऑप्शन बी, यह भारतीय संसदीय प्रक्रिया की अपनी देन है जो 1962 में जारी है। ऑप्शन सी, यह प्रश्नकाल से ठीक पहले शुरू होता है। ऑप्शन डी, इसमें प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। ऑप्शन भी सही है। अनौपचारिक साधन
1962 में लागू है, जो बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठाने की अनुमति देता है। प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नों के प्रकार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 1. तारांकित प्रश्न, उत्तर मौखिक दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2. अतारांकित प्रश्न, उत्तर लिखित दिया जाता है और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। और 3. अल्प सूचना प्रश्न, उत्तर 10 दिन से कम की नोटिस पर मौखिक रूप से दिया जाता है। चलिए बताइए कौन सही ऑप्शन है? केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ऑप्शन सी 1 और 2, 1 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सब सही है। ऑप्शन डी तीनों सही है। इसमें क्या बताना, सब लिखा ही है। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय कौन करता है? ए. भारत का निर्वाचन आयोग, बी. भारत का राष्ट्रपति, सी. संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति, डी. सर्वोच्च न्यायालय। संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति। 10वीं अनुसूची के तहत योग्यता का निर्णय पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष लेता है या उपाध्यक्ष लेता है। सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले में कहा गया है कि सदन के अध्यक्ष या सभापति का निर्णय दल बदल पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामला 1973। ऑप्शन बी में की होलोहार मामला 1992। ऑप्शन सी एस.आर. बम्बई मामला 1994 में। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में। ऑप्शन बी सही है कि होलोहान 1992 में। अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंदर नहीं आता, तहत नहीं आता। विधेयक पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ऑप्शन बी धन विधेयक पर राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन सी निलंबित वीटो का प्रयोग साधारण विधेयक के मामले में किया जा सकता है। ऑप्शन डी अत्यधिक वीटो का प्रयोग, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर किया जाता है। चलिए बताइए। ऑप्शन बी सही है, सही नहीं पूछा है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति जेपी वीटो का प्रयोग कर सकता है। संसद के स्थगन और सत्रावसान के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए स्थगन केवल बैठक को निलंबित करता है, जबकि सत्रावसान सत्र को समाप्त करता है। ऑप्शन बी स्थगन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान पीठासीन अधिकारी द्वारा। ऑप्शन सी स्थगन से विधेयक समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सत्रावसान से नहीं। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये स्थगन केवल बैठक को निलंबित करता है, जबकि सत्रावसान सत्र को समाप्त करता है। सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. इसका मुख्य कार्य नए सदस्यों का शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष का चुनाव करना होता है। 3. यह पद अस्थायी होता है और पूरी लोकसभा के कार्यकाल तक रहता है। उपरोक्त में से कौन सही? ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ऑप्शन सी 1 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये सही होगा।
प्रोटेम स्पीकर अस्थायी होता है, जो नए सदस्यों को शपथ दिलाकर समाप्त हो जाता है। अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। पूरी लोकसभा तक कार्यकाल तक नहीं रहता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे? अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 पे, अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 249। राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का प्रस्ताव पारित करने की शक्ति देता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों? ऑप्शन ए राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य, ऑप्शन डी संसद का सबसे वरिष्ठ सदस्य। ऑप्शन बी अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता है, सभापति कभी नहीं करता। चलिए, निम्नलिखित कथनों से कौन सा भारत का संचित निधि पर भारित नहीं है? ए राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते, बी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, डी केंद्रीय मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते। यही ऑप्शन डी सही होगा, केंद्रीय मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते। ऑप्शन डी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बोर्ड ऑन अकाउंट लेखानुदान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए आपातकालीन स्थिति में धन की व्यवस्था करना, ऑप्शन बी बजट पारित होने तक संसद को अपने दैनिक खर्च चलाने के लिए अग्रिम धनराशि देना, ऑप्शन सी पूरक मांगों को पूरा करना, ऑप्शन डी सांकेतिक अनुदान प्रदान करना। ऑप्शन बी सही होगा, बजट पारित होने तक सरकार को अपने दैनिक खर्च चलाने के लिए अग्रिम धनराशि देना। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ई यह भारतीय संसदीय व्यवस्था की एक नवीन प्रक्रियात्मक देन है जो 1954 में अस्तित्व में आया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को गिराना होता है। यह केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसे के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ऑप्शन ए सही है। राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए निर्वाचन राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 2 यह निर्वाचन एक संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। 3 मनोनीत सदस्यों को भी इस चुनाव में मतदान का अधिकार होता है। उपरोक्त कथनों में सही है। ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2 3।
ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। राज्यसभा चुनाव में केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। निर्वाचित लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं, इसलिए ऑप्शन 3 गलत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 45 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 90 दिन। ऑप्शन सी 60 दिन। अनुच्छेद 101 क्लास 4 में के तहत बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों अनुपस्थित पर सीट रिक्त हो जाता है। संसदीय व्यवस्था में सचेतक व्हिप के पद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए इस पद का उल्लेख भारत के संविधान में है। ऑप्शन बी इसका उल्लेख संसद के नियमों में स्पष्ट रूप से है। ऑप्शन सी यह पद संसदीय परंपराओं और परिपाटियों पर आधारित है। ऑप्शन डी केवल सत्तारूढ़ दल का ही व्हिप हो सकता है, विपक्षी दलों का नहीं। ऑप्शन सी सही होगा। व्हिप पद न संविधान में है और ना ही सदन के नियमों में। यह संसदीय परिपाटी पर आधारित है। यह ना तो संविधान में है ना संसदीय नियमों में। संसदीय मामलों के कैबिनेट समिति की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी है सही होगा। संसदीय मामलों के कैबिनेट की समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। अनुच्छेद 110 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक की परिधि में नहीं आता है। ऑप्शन ए किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार या परिवर्तन। ऑप्शन बी भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन। ऑप्शन सी जुर्माने या सख्तियों का अधिरोपण। ऑप्शन डी भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। ऑप्शन सी से जुर्माने या सख्तियों का अधिरोपण। जुर्माना, सख्ती या लाइसेंस फीस धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में नहीं आता है। साधारण विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसे किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसे केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही लाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसे दूसरा सदन अधिकतम 6 महीने तक रोक सकता है। ऑप्शन सी सही होगा। इसे केवल राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर ही लाया जा सकता है। संसद में अध्यादेश के अनुमोदन के संदर्भ में कौन सी